वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12,75,000 की आय कर मुक्त है। यदि आपकी आय 12,75,000 से अधिक है तो आपको न्यू रिजीम से टैक्स भरना है या फिर पुराने रिजीम से टैक्स फिल करना है। साथियों, आपको टैक्स का सही कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है, कैसे आपको गणना पत्रक भरना है, कैसे गणना पत्रक से पहले संक्षिप्त लेखा तैयार करना है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ताकि आप अपने टैक्स को कम से कम कर सके या फिर अपने टैक्स को नील कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। साथियों, आयकर गणना फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको मासिक संक्षिप्त लेखा 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक का तैयार करना होगा। तो 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक की आपकी सैलरी की जानकारी, आपकी आमदनी की जानकारी, आप यदि कर्मचारी हैं तो आपको आपकी वार्षिक पे स्लिप से मिल जाएगी। ठीक है, वार्षिक पे स्लिप किस प्रकार से डाउनलोड करना है इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। मान लेते हैं कि आपने अपनी वार्षिक पे स्लिप डाउनलोड कर ली, वह आपके हाथ में है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर किस प्रकार से संक्षिप्त लेखा तैयार करना है समझते हैं। संक्षिप्त लेखा में यहाँ पर आपको 12 कॉलम दिखाई देंगे। ठीक है, तो 12 कॉलम में 1 से लेकर 12 माह की आपको जानकारी देना होती है। सबसे पहले मार्च 2025 पहला कॉलम आपका इस प्रकार से रहेगा। हम मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि कोई कर्मचारी है, उस कर्मचारी का मूल वेतन, ठीक है, वेतन बैंड नहीं होता है आजकल, सीधे सीधे मूल वेतन ही होता है। मूल वेतन 75,900 रुपये है और इस मूल वेतन के ऊपर महंगाई भत्ता लगने के बाद 37,950 बनता है। इसके बाद सभी कर्मचारियों को एचआरए मिलता है, यानी कि मकान भाड़ा मिलता है। मान लेते हैं कि मार्च वाली सैलरी में वह आपको 910 रुपये प्राप्त हुआ, तो आपका यहाँ पर टोटल हो जाता है 1,14,760 रुपये। आज हम जो एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं वह जीपीएफ वाले कर्मचारी का है। हम एनपीएस के विषय में पहले वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि आप एनपीएस वाले हैं तो आपके एनपीएस की राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस राशि में से 1,14,760 में से आपके जीपीएफ 9,000 रुपये आप डिडक्ट करवाते हैं। यह राशि 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिडक्ट यहाँ पर अपने खाते से करवाते हैं। इसके बाद जीआईएस यह बीमा की राशि होती है। बीमा की राशि हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से होती है। यदि आप एमपी के कर्मचारी हैं देन आपकी यहाँ पर जीआईएस 200 रुपये फिक्स कटती होगी, तो 200 रुपये यह डिडक्शन हो गया। इसके बाद वृत्ति कर की यदि हम बात करें तो वर्ष में एक बार 2500 रुपये वृत्ति कर काटा जाता है। एक साथ इकट्ठा एक मुश्त भी ले लिया जाता है और कभी कभी इसकी 12 किस्तें भी बना दी जाती है। तो मान लेते हैं कि इसको किस्तों में लिया गया। पहली किस्त आपकी 208 रुपये आपके इस टोटल में से माइनस हो गई, तो आपने 208 रुपये यहाँ पर डिडक्शन में दिया है। चलिए इसके बाद अप्रैल माह को देखते हैं। अप्रैल में आपकी बेसिक वही है, आपका डीए वह भी वही है। अब अप्रैल में एमपी के अंदर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर इसको रिव्यू किया गया था। उस समय बेसिक का 5%, जो भी यहाँ पर बेसिक है इसका 5% यहाँ पर एचआरए में दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका एचआरए अप्रैल से लागू हुआ। देन ये 910 से इंक्रीज होकर 3,795 रुपये हो गया है। ऐसे हिसाब से यहाँ पर टोटल भी बदल जाएगा, आपका डिडक्शन वही का वही रहेगा। इसके बाद मई के अंदर, अब आपको मई में क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको डीए में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, डीए बढ़ा है। डीए बढ़ने से आपका यहाँ पर डीए बढ़ जाएगा, आपका बेसिक वही रहेगा। डीए बढ़ने से आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट भी बढ़ जाएगा और इसके बाद बाकी डिडक्शन आपके वैसे के वैसे रहेंगे। अब इसके बाद मान लेते हैं कि जून के अंदर सेम पे स्लिप आपकी दिखाती है। यहाँ पर जुलाई के अंदर सभी जानते हैं कि आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका नया जो बेसिक है 78,200 रुपये हो गया।
₹78,200 नया बेसिक होने से आपका डीए भी यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है और इसके कारण से आपका यहाँ पर एचआरए, हमने पहले ही कहा कि एचआरए जो है 5% आपको मिलता है बेसिक का। देन यहाँ पर आपका एचआरए भी चेंज हो जाता है। देन यहाँ पर टोटल 1,25,120 हो जाता है और इस प्रकार से आपका डिडक्शन वही का वही रहता है। यदि आप एनपीएस वाले कर्मचारी होते हैं देन आपका यहाँ पर डिडक्शन एनपीएस के विषय में बेसिक और डीए का 10% होता है, ठीक है, जो कि हर बार बेसिक के साथ बदल जाता है। चलिए अब मान लेते हैं कि आपको अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और आपके फरवरी की सैलरी में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब आपको यहाँ पर बड़े ही ध्यान से समझ लेना है। मेनली यहाँ पर गलती सभी के द्वारा होती है। क्या गलती होती है मैं बता देता हूँ। इसको कैलकुलेट किस प्रकार से करना है। यहाँ पर आपको इन 12 का टोटल लगाना है, ठीक है। इस रो का टोटल लगाएंगे, मान लेते हैं कि 9,29,200 यह आता है। इसके बाद डीए वाली लाइन का आप यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो 5,03,470 आ जाता है। आपने एचआरए का टोटल लगाया तो 43,575 आ गया। अब आपने टोटल का टोटल लगाया तो 14,76,245 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका भी टोटल लगाना है, इनका और इसका टोटल यहाँ पर आपका आ जाना चाहिए। इधर से आप जोड़ते हुए आए तो यह टोटल और इधर से जब आप जोड़ते हुए जाएंगे तो यह टोटल आपको सही मिल जाना चाहिए। यदि यह नहीं मिलता है तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई गलती हमसे हुई है, उसे सुधार कर लेना है। चलिए आपने जो आपका एनपीएस या जीपीएफ आपने डिडक्ट करवाया था उसका टोटल यहाँ पर 92,156 हो जाता है। आपके जीआईएस का टोटल 2,400 यानी कि 2,400 हो जाता है और लास्ट मंथ में यहाँ पर 212 रुपये आपके वृत्ति कर के कटते हैं 12वीं किस्त। देन या फाइनली 2,500 रुपये हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको कोई एरियर मिला, आपको एक ही एरियर मिला 18,100 का, आप यहाँ लिख देंगे। यदि कोई और एरियर की राशि मिली उसको आप यहाँ लिख देंगे। एक और एरियर मिला यहाँ लिख देंगे। चौथा एरियर मिला तो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। हम मान लेते हैं कि हमें एक एरियर मिला है, ओके। अब आपने इस एरियर की राशि को इससे प्लस किया और यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखेंगे इसका टोटल और इसका टोटल यहाँ पर वापस मिल जाना चाहिए। मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसको आपने यहाँ कॉपी कर दिया, इसको यहाँ कॉपी कर दिया, इसको यहाँ कॉपी कर दिया, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपने टोटल कर दिया। सेम यहाँ पर कॉपी, सेम यहाँ पर कॉपी, सेम यहाँ पर कॉपी हो जाती है। फाइनली आपका जो अमाउंट बनता है वह बनता है 14,94,345। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इस पर आपका टैक्स कितना बनेगा और किस प्रकार से इस गणना पत्रक को आप फिल करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर दी गई जानकारियां फिल करना होती है जो कि सामान्य जानकारियां हैं आपके संबंध में। आधार नंबर भर देंगे, आपका जो है यहाँ पर स्थायी खाता नंबर यानी कि आपका पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। जन्म दिनांक यहाँ पर, बैंक का नाम यहाँ पर, आईएफएस कोड यहाँ पर बैंक वाला, बैंक का खाता क्रमांक यहाँ पर भर देंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और पिता का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, संस्था का नाम और अपना पदनाम यहाँ पर भर देंगे। चलिए इतना करने के बाद अब यहाँ से आपका आयकर गणना चालू होता है। किस प्रकार से आप कैलकुलेशन इसका करेंगे। 14,94,345 ये आपकी क्या है, सकल आय है वेतन से, ठीक है, जिसमें डीए वगैरह सब कुछ सम्मिलित है, एचआरए भी सम्मिलित है। तो इन सबको मिलाकर आपने यह यहाँ पर बना लिया। बड़े ही ध्यान से देखना, वेतन है, डीए है, बोनस है, अवकाश वेतन है, एचआरए, कमीशन, मजदूरी, फीस, सारा सब कुछ यहाँ पर टोटल करने के बाद यह आपका अमाउंट आ जाता है। इसके बाद गृह संपत्ति से यदि आय है देन इसको फिल करना है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि आपको इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है तो फाइनली आपका योग यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14,94,345, इतना आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नए रिजीम से, हम चूंकि ये क्या देख रहे हैं, न्यू रिजीम से इनकम टैक्स फिल करना, कैलकुलेशन करना देख रहे हैं,
तो आपकी न्यू रिजीम के अंदर आपको सिर्फ 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर कटौती के लिए दी जाती है। तो आप 75,000 रुपये इसमें से घटा देंगे। और इसके बाद फैमिली पेंशन, इस प्रकार से कोई कुछ धाराओं के अंतर्गत छूट है। यदि आपको कुछ इस प्रकार की छूट लेनी है तो विस्तृत दिशा निर्देश आपको इसके पढ़ना पड़ेंगे। मैं ये जानता हूँ कि आपको 75,000 के अलावा कोई और डिडक्शन स्पेशली यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 75,000 घटाने के बाद यह राशि आपकी बचती है 14,19,000 और 345। इस प्रकार की यह राशि आपकी बच जाती है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर आपको करना है कैलकुलेशन। तो यह जो आई है आपकी, यह कैसी आई है? यह आपकी है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम यानी कि कर योग्य आय, जिसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। चलिए किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक तो आप शायद समझ गए होंगे कि आपने सिर्फ 75,000 इसमें से माइनस किए हैं। यहाँ पर आपको जो स्लैब दी है ये आपकी क्या है? न्यू स्लैब है 2025-26 के लिए। ठीक है, इसके अंदर पहले ही स्लैब के अंदर दिया गया पॉइंट है कि 0 से 4 लाख के लिए आपका जो टैक्स है वो 0% यानी कि नील है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से 4 लाख वाली जो राशि है वह कितनी बनती है? वह बनती है 4 लाख। और इस 4 लाख के ऊपर ये इस प्रकार से समझिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं। 4 लाख पे आपको 0% लगाना है, यानी कि यह हो गया आपका 0। अब बात आती है, इसके नीचे बढ़ते हैं तो 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख से 8 लाख के लिए आपको लगाना है 5%। कितनी राशि हो जाएगी? 4 से 8 के बीच में, 4 से 8 के बीच में जो राशि बनती है वह भी बनती है 4 लाख रुपए। अब आपको इसका लगाना है 5%। ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका 5%, 4 पंजे 20, यानी कि आप इसको मानेंगे 20,000। तो ये आपने 20,000 यहाँ पर फिल कर दिया। ओके, हमें जाना है 14,19,345 तक। तब तक हम नहीं रुकेंगे, स्लैब का यूज़ करते जाएंगे। इसके बाद 8 लाख से 12 लाख, ठीक है, आपकी राशि 12 से भी ऊपर है। देन अब आपको इस 4 लाख का 8 से 12 के बीच का अंतर कितना है? यह भी अंतर आपका 4 लाख का है और इसका आपको लगाना है 10%। तो 10% सीधे सीधे हो जाता है 40,000 रुपये। यह आप यहाँ पर भर देंगे 40,000 रुपये। ओके, अब आपके पास राशि कहाँ तक आ गई है? 12 लाख तक, लेकिन आपके पास है 14,19,345। तो अब आप 12 लाख से आगे बढ़ेंगे 16 लाख के लिए। तो 12 लाख से अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो राशि है 16,000 तक, 16 लाख तक आप नहीं पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं 14,19,345 तक। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 12 से लेकर 14,19,345 के बीच का डिफरेंस। तो यह डिफरेंस आपका होता है 2,19,345। ठीक है, यह आपका डिफरेंस हो जाता है 12 लाख से 14,19,345 के बीच का। अब इस राशि का आपको कितना देना है? 15%। तो आप यहाँ पर भरेंगे 15%। ठीक है, मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। 15%, 2,19,345 का 15% जब आप निकालेंगे तो 32,910 आ जाएगा। कितना? 32,910। तो यहाँ पर लिख देंगे 32,910 रुपये। फाइनल हो चुका है आपका इतना टैक्स। ठीक है, आपने इस स्लैब के यहाँ तक आ गए, इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इन तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे, 40, 20 और 32। फाइनली यह अमाउंट आपका आ जाता है 92,910 रुपये। ठीक है, 92,910 रुपये आपका टोटल आ जाता है टैक्स की राशि। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12 लाख आय तक 60,000 टैक्स पर छूट। यदि आप 12,75,000 रुपये की आय रखते हैं, देन आपका यहाँ पर टैक्स बनेगा 60,000। तो 60,000 की पूरी आपको यहाँ पर टैक्स में छूट मिल जाएगी 87A के तहत, अथवा मार्जिनल रिलीफ भी आप पर लागू हो जाएगी। ओके, लेकिन हम यहाँ पर 92,910 पर चल रहे हैं,
तो हमारी आय 12 लाख से अधिक थी, 12,75,000 से अधिक थी, देन आपका यहाँ पर टैक्स देना होगा। और कितना टैक्स देना होगा? 52,910। अब आप आगे बढ़िए इसे लेकर, तो यह पॉइंट अब आपके काम का नहीं रहा। पूंजी लाभ, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं नील। पूंजी लाभ, या फिर इसे लिख सकते हैं कि यह आपके लिए नहीं है, एन। ओके, पूंजी लाभ में अब आप कुछ भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ नील कर दीजिए। दीर्घावधि लाभ, ये सब आप कुछ नहीं करना है। सरचार्ज 50 लाख से अधिक पर, यह भी कर दीजिए नील। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% आपको लगाना है। तो यह कहाँ पर लगाना है? यह लगाना है आपको 52,910, और इसका 4% निकालना है। यह कार्य आपको इसके ऊपर नहीं करना है, मैं इधर दिखा रहा हूँ, यही आपको यहाँ पर फिल करना है। यह रफ वर्क है हमारा, ठीक है। 52,910 का आपको निकालना है 4%। यह हो जाता है आपका 3720 रुपये। ओके, अब आप 3720 रुपये को यहाँ पर लिख देंगे, यह 3720 रुपये। अब आप दोनों राशियों को जोड़ दीजिए, 52,910 और 3720। फाइनली यह राशि आपके जाती है 96,630 रुपये। इतना आपको यहाँ अमाउंट बन जाता है। तो यह अमाउंट है आपका भुगतान योग्य कुल आयकर। ओके, यह आपको पे करना है। अब मान लेते हैं यदि आपका रिकॉर्ड इतनी बड़ी अमाउंट का टैक्स का है, तो आप महीने 2-3 महीने पहले ही, या हो सकता है कि वर्ष भर, यह भुगतान थोड़ा थोड़ा आप कटवाते होंगे। मान लेते हैं कि आपने 30-30 हज़ार की 3 राशि पहले डिडक्ट करवा दी है टैक्स के लिए। तो आप फाइनली 90,000 रुपये पहले डिडक्ट अपने पैन नंबर पर कर चुके हैं, पैन नंबर पर जमा कर चुके हैं। अब 90,000 मान लेते हैं पहले से जमा है। यदि एक भी रुपया नहीं है तो पूरी राशि देना होगी, जो भी पैसा आपने दिया है वह माइनस करना होगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि 6,630 रुपये आपका शेष यहाँ पर देना बचता है। तो इस प्रकार से आपको फाइनली टैक्स यह 96,630 रुपये लग जाता है। अब इसके बाद एंड में क्या करना है? अपना पूरा नाम, स्कूल के नाम सहित यहाँ पर लिखना है, दिनांक यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको कर देना है, और साथ में 96,630 की राशि सप्रेम आपको यहाँ पर जमा कर देना है। और साथियों, यदि आप 12,75,000 से कम 12,75,000 से कम या इतनी आय रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो, किस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से आप जो है 60,000 का लाभ लेंगे, यहाँ नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वीडियो की लिंक आपको नीचे दिखाई दे जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक दिखाई दे जाएगी। वहाँ से आप उसको देखकर अपना आयकर गणना पत्रक भर सकते हैं। और साथियों, यदि यह वाला आपको PDF फाइल में आयकर गणना पत्रक चाहिए, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है, सीधे सीधे वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए और फिल कर दीजिए, जो कि आपको A4 साइज में डाउनलोड किया हुआ दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच।